हे भगवान, आज पेरेंट्स मीटिंग है, बचा लेना मुझे, वरना मम्मी पापा तो मुझे बहुत सुनाएंगे जब पता चलेगा कि मेरे एग्जाम्स में बहुत कम नंबर आए। अरे रिशु, तो तैयार नहीं हुआ स्कूल के लिए? पेरेंट्स मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जल्दी करो बेटा, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। तुम्हारी वजह से आज मैंने हाफ डे लिया है। चलिए मम्मी पापा, मैं तैयार हूँ। रिशु के मम्मी पापा रिशु के साथ उसके स्कूल पहुंचते हैं और उसकी टीचर कुमुद से बात करते हैं। सॉरी टू से, बट आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक है। ये उसकी मार्कशीट देखिए, कितने कम नंबर आए इसके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपका बच्चा फाइनल एग्जाम कैसे क्रॉस करेगा? ये सब क्या है रिशु? तू ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं करता? अरे सारा दिन तो ये बस फोन चलाता है और कुछ करता ही नहीं। देखिए, बच्चों को डांटिए मत, बल्कि प्यार से समझाइए, ताकि वो खुश होकर पढ़ाई करना सीखे। ऐसा ना हो कि पढ़ाई उससे बोझ लगने लगे। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो हम अपने बच्चे को समझाएंगे। और हमारा बच्चा फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर लाएगा। क्या रिशु, लेकर आएगा ना नंबर? हाँ, मैं अच्छे नंबर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद विनोद अपने ऑफिस के लिए निकल गया और रिशु अपनी माँ के साथ ऑटो रिक्शा लेकर घर आ गया, जहाँ रिशु की दादी कहती है, अरे आ गया मेरा लाडला, कैसी रही मेरे बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग? नाक कटवा दी इसने हमारी माँ जी। आपको पता है इसके कितने कम नंबर आए? इसकी मैडम कंप्लेंट कर रही थी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या हमारी गलती है? स्कूल तू जाता है ना, स्कूल में पढ़ाई होती है तो अच्छे से पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ता तो हूँ, अब क्या किताब के अंदर घुस जाओ? अरे अनीता, क्यों डांट रही है मेरे लाडले को? मेरा लाडला कितना मन लगाकर पढ़ाई करता है, मुझे पता है। दादी, आप भी नहीं समझ रही मेरी बात। अरे तू चिंता मत कर बेटा, बस अच्छे से मेहनत कर अपने पक्के पेपर के लिए, फिर देखना कैसे अच्छे नंबर आते हैं। रिशु वहां से अपने कमरे में चला गया। वक्त गुजरता है, रिशु के फाइनल एग्जाम का टाइम आता है और रिशु जी जान लगाकर पढ़ाई करता है और पेपर देता है, लेकिन नतीजा वही आता है, रिशु के नंबर फिर से कम। ये क्या है रिशु? सॉरी मैडम, मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। कल अपनी मार्कशीट तुम अपने पेरेंट्स से साइन करवा कर लेकर आना। हमने तुम्हें प्रमोटेड पास किया है क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। थैंक यू मैडम। रिशु रिपोर्ट कार्ड लेकर घर पहुंचा और उस पर प्रमोटेड पास देकर विनोद को गुस्सा आ गया। ये क्या है रिशु, तेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहा है? पढ़ाई में ध्यान नहीं है क्या तेरा? मैं बिल्कुल ध्यान लगाकर पढ़ाई करता हूँ। ध्यान लगाकर पढ़ाई करता है तो फिर तेरा ध्यान पेपर के वक्त कहाँ गुम हो जाता है जो तेरे नंबर इतने कम आते हैं? मेरे पास एक इलाज है हमारे रिशु के लिए। क्या इलाज है माँ जी, जल्दी से बताइए, मेरी बेटी के नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं? देखो, मैं ना एक बहुत अच्छे बाबा को जानती हूँ। बाबा को ऐसा टोटका लिख कर देंगे जिसे करने से हमारे रिशु के 100 में से 100 नंबर आएंगे। दादी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो चुप कर, तुझे क्या पता दुनिया जमाने में क्या होता है? माँ जी, आप कल ही मुझे बाबा के पास ले चलिए। मैं नहीं चाहती कि अब अगली क्लास में भी रिशु के नंबर कम आए। अगले दिन अनीता उमा के साथ बाबा के पास जाती है और अपनी समस्या बताती है। चिंता मत कर पुत्री, अब तेरे पुत्र के जीवन में सुख ही सुख होगा। वो पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। आप सच कह रहे हैं बाबा, बस आपके कहे बोल सच हो जाए, मैं आपको खूब चढ़ावा दूंगी। हमें चढ़ावे का लोभ नहीं है पुत्री, बस जैसा हम कहते हैं वैसा करती जाओ। बताइए ना बाबा, क्या करना है? हम सब करने के लिए तैयार है। आपके पुत्र, उसके पिता यानी कि तुम्हारे पति को सारे उपाय करने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे पुत्र का भविष्य उज्जवल होगा। मेरा पति सब कुछ कर लेगा बाबा, आप बस बताइए क्या करना है। अनीता की बात सुनकर बाबा उसे पहला उपाय बताते हैं। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करवाऊंगी अपने पति से, बस मेरे बच्चे का भविष्य बन जाए। दोनों सास बहू घर आती है और शाम को जैसे ही विनोद घर आकर खाना खाता है तभी अनीता कहती है, आप चाहते हैं ना कि हमारा रिशु पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आए? चाहता तो हूँ, पर लाए तो ना हमेशा कमी लेकर आता है। बेटा तू फिक्र मत कर, पर उसकी मदद कर। देख, तू उसका पिता है, बाबा ने हमें कुछ उपाय करने के लिए कहा है और साथ में ये भी कहा है कि उपाय सिर्फ बच्चे के पिता ही कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, और उपाय क्या है वो बताइए। उपाय यह है बेटा कि तुझे घर के बाहर 100 कदम चलने के बाद जो पहले फल का पेड़ दिखे वहां से फल लेकर आना है, फिर उस फल को ले जाकर किसी मंदिर में दान देना है और बिना पीछे दिखे वापस घर को आना है। अरे आप उपाय बता रही है या कोई फियर फैक्टर का टास्क बता रही है माँ? कर दीजिए ना, हमारे बच्चे के भविष्य का सवाल है, मान जाइए ना।
जोर जबरदस्ती करके दोनों सास बहू विनोद से उपाय करवाने के लिए हाँ करवा लेती है। अगले दिन विनोद घर से उपाय करने के लिए निकलता है और खुद से कहता है, अरे कौन देख रहा है, मैंने फल कहाँ से लिया और कहाँ से नहीं। किसी रेडी से खरीद कर मंदिर में दान दे देता हूँ, और भी बहुत काम है मुझे करने के लिए। मेरी बीवी और मेरी माँ का तो दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। विनोद जल्दी से रेडी से फल लेता है और पास के ही मंदिर में चढ़ाकर वापस ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास अनीता का कॉल आता है। अजी, आपने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया ना? हाँ, मैंने सब कुछ कर दिया। अब देखना, हमारे ऋषु पर इस टोटके का खूबसूरत परिणाम मिलेगा। अब बाद में बात करता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए जाना है। विनोद बहाना बनाकर फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में ऋषु का टेस्ट होता है और फिर से बेचारे के कम नंबर आते हैं। घर आकर ऋषु इस बारे में अपनी माँ और दादी को बताता है। अरे सुबह ही तो तेरे पापा से टोटका करवाया है, फिर तेरे नंबर कम क्यों आए? लगता है बहू फिर से जाना पड़ेगा बाबा जी के पास कोई और टोटका करवाने के लिए। एक टोटके से ऋषु की बात नहीं बन पाएगी। माँ, मुझे टोटके की नहीं, मुझे किसी और चीज की जरूरत है। अरे हम बड़े हैं, हमें सब पता है तुझे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। जा जाकर अपने कमरे में बैठ जा। ऋषु वहां से चला जाता है। अगले दिन अनीता और उमा फिर से बाबा के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ घर पर ऋषु की मौसी सपना घर आती है। दीदी, माँ, कहाँ है आप सब? देखो मैं आ गई। अरे मौसी, आप कितने दिनों बाद आई। कैसा है तो ऋषु, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं तो ठीक हूँ मौसी, बस पढ़ाई का मत पूछो, बड़ी खराब चल रही है। क्यों, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहा है? और घर के बाकी सारे लोग कहाँ गए? किसी बाबा के पास गए है उपाय लेने के लिए। बाबा के पास? ये क्या बोल रहे तू? माँ आएगी तो आपको सब पता चल जाएगा। मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। ऋषु अपनी मौसी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और थोड़ी देर में उमा और अनीता भी घर आते हैं और सपना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे कहाँ गए थे आप दोनों? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, किसी जरूरी काम से गए हुए थे। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? ऋषु बता रहा था आप किसी बाबा के पास गए थे। बाबा के पास तो जाना ही था। ऋषु पढ़ाई में बड़ा कमजोर हो गया है, नंबर ही अच्छे नहीं आते उसके। इतना कहकर अनीता सपना को सारी बात बताती है। अच्छा, और आपको लगता है ये उपाय करने से ऋषु के अच्छे नंबर आ जाएंगे? हाँ, तो आनी ही है ना। अब देखो, बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करता है वही तो असली पढ़ाई होती है। अगर उससे बच्चे की बात नहीं बन रही तो फिर कुछ तो हथकंडा अपनाना पड़ेगा ना। सही है, आज के जमाने में रहकर भी आप पता नहीं सन 27 वाला काम क्यों कर रहे हैं। बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। आज पंडित जी ने नया उपाय बताया है, तेरे जीजाजी से करवाना है। विनोद घर आता है और खाना खाने के बाद उसकी एक तरफ अनीता एक तरफ उमा बैठ जाती है और उसका चेहरा निहारते हुए मुस्कुराती है। अरे भाई, अब क्या चाहिए आप दोनों को मुझसे? आपका बताया हुआ उपाय तो कर दिया मैंने। बेटा, पंडित जी ने ना नया उपाय बताया है, ऋषि को और उपाय की जरूरत है। हाँ, और इस बार उपाय ये करना है कि एक सफेद नारियल लेकर उसे एक आम के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर गड़ देना है। अरे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। कर दीजिए ना जीजा जी, क्या हो गया? सपना की बात सुनकर विनोद मना नहीं कर पाता और अगले दिन उमा और अनीता मंदिर में पूजा करने के बाद विनोद के हाथों में नारियल रख देती है। नारियल लेकर जैसे ही विनोद बाहर निकलता है उसकी टक्कर शर्मा जी से हो जाती है। अरे शर्मा जी, कहाँ जा रहे हैं भागे भागे? क्या हो गया? अरे पत्नी इडली डोसा बना रही है, नारियल नहीं है ना घर में चटनी बनाने के लिए। अच्छा, सांबर, डोसा, इडली, चटनी चटनी मेरे पास चलिए, चटनी भी बनवा दूंगा और साथ में इडली सांबर भी खाऊंगा। अरे क्यों नहीं, चलिए चलिए, अच्छा हुआ आपकी वजह से मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा। विनोद शर्मा जी के साथ उनके घर चला जाता है और इसी बीच वो नारियल की सच्चाई शर्मा जी को बता देता है। अरे आप चटनी बनाइए और इस नारियल को खत्म कीजिए, घर वालों को वैसे भी कौन सा पता चल रहा है। ठीक है भाग्यवान, थोड़ा जल्दी ले आओ खाना, विनोद जी को फिर ऑफिस के लिए निकलना है। शर्मा जी की बीवी ने सबसे पहले नारियल की चटनी बनाई, उसके बाद गर्मा गर्म इडली डोसा खाकर विनोद ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन 2 उपाय होने के बाद भी ऋषि की पढ़ाई पर कोई खास असर नजर नहीं आ रहा था। इसलिए अब तीसरी बार अनीता और उमा बाबा के पास जाते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ सपना भी जाती है। लगता है बेटा तेरे पुत्र पर कोई घोर संकट मंडरा रहा है जो उसकी पढ़ाई में रुकावट बना हुआ है। तो फिर बताइए ना, इस संकट का समाधान हम कैसे करें? हमारी मदद कीजिए बाबा। हाँ बाबा, मेरे पोते का मार्गदर्शन कीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जो तेजी से काम करे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। बालक के पिता को रात के 12 बजे चौराहे पर मीठा रख कर आना है।
और अगले दिन उन्हें पूरे दिन का व्रत करना है, वो भी निर्जला। ये तो बड़ा मुश्किल है। जीजा जी ये सब कुछ कर पाएंगे क्या? अरे बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। जरूर करेंगे। बाबा का धन्यवाद करके तीनों घर आती है और विनोद को सारी बात बताती है। अरे पागल हो गए हो क्या? आधी रात को चौराहे पर मिठाई कौन रख कर आएगा? नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अरे बेटा ऐसे मना नहीं करते, मेरे पोते की इज्जत का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। सुनिए जी, अगर हमारा बेटा फिर से कम नंबर लाएगा तो उसकी कितनी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले फियर फैक्टर, अब फियर फाइल्स। यहाँ पर कोई रियलिटी शो चल रहा है क्या? 100 सवाल करते करते जैसे तैसे विनोद इस उपाय को करने के लिए मान जाता है और उसी रात 12 बजे वो हाथ में लड्डू का डब्बा लिए सड़क पर जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर, भगवान मेरी रक्षा करना। आज तक किताबों में पढ़ा है कि मीठे के आसपास भूत आता है, कहीं इस मीठे के चक्कर में सच आज मुझे कोई भूत चिपक ना जाए। विनोद हनुमान चालीसा पढ़ता जैसे तैसे आगे बढ़ता है, लेकिन डर के मारे विनोद का पसीना छूट जा रहा था। मैं नहीं जा रहा चौराहे तक, यहीं आसपास में मिठाई रख देता हूँ। किसी को क्या पता चल रहा है मिठाई कहाँ रखी है और कहाँ नहीं। इतनी रात को ऐसे सड़क पर घूमना ठीक नहीं है। विनोद सड़क के किनारे पर ही लड्डू का डब्बा रखकर जल्दी से घर की तरफ भागता है और अगले दिन नाश्ते की टेबल पर, रीशु जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो बेटा, तुम्हारे स्कूल की बस आने वाली है। अरे दीदी आप जीजा जी को कुछ क्यों दे नहीं रही है? तू भूल गई सपना, आज तेरे जीजा जी का व्रत है ना हमारे रीशु के लिए, ताकि उसके अच्छे नंबर आए। अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऑल द बेस्ट जीजा जी। सब मजे लेकर खा रहे हैं और मुझे तड़पा रहे हैं। कोई बात नहीं। जिसके बाद ऋषु की स्कूल बस आती है और ऋषु स्कूल के लिए निकल जाता है। विनोद भी अपना ऑफिस बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलता है और जल्दी से जोमेटो से अपने लिए नाश्ता ऑर्डर करता है और कुछ देर में उसका ऑर्डर आ जाता है। घर वालों को क्या लगा था कि वो मुझे खाना खाने नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा? अरे कभी नहीं, पेट भर के खाना खाऊंगा मैं तो। ऐसे ही विनोद सारे उपाय उल्टे सीधे कर देता है। कुछ वक्त ऋषु के एग्जाम होते हैं और तब तक सपना विनोद के घर में ही रहती है और इस बार ऋषु के रिपोर्ट कार्ड पर उसके बहुत अच्छे नंबर होते हैं। ऋषु के रिपोर्ट कार्ड देखकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। मैं कहती थी ना बाबा जी के सारे उपाय काम आएंगे। देख बेटे के कितने अच्छे नंबर आए। सच में ऋषु तूने तो कमाल कर दिया, मेरा बच्चा आगे भी ऐसी ही पढ़ाई करना। हाँ पर माँ ये नंबर तो मुझे, अरे हमें पता है बाबा की वजह से मिले, उनको भी धन्यवाद बोल देंगे, पर पहले तेरे पापा को तो बता दे। अनीता उमा विनोद को फोन करके जल्दी से ऑफिस से घर आने के लिए कहती है। विनोद काम छोड़कर जल्दी से घर आता है और अनीता उसे ऋषु का रिपोर्ट कार्ड दिखाती है। देखिए ऋषु के इतने अच्छे नंबर आने के पीछे सबसे बड़ा योगदान तो आपका है। अगर पिता ने उपाय अच्छे से नहीं किए होते तो फिर बच्चा कहाँ से इतना अच्छा रिजल्ट लाता। पर मैंने तो सब कुछ गलत किया था, फिर ऋषु के इतने अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं? तभी वहां पर शर्मा जी आ जाते हैं और अनीता और उमा की सारी बात सुनकर हंसते हुए कहते हैं, अरे विनोद ने कुछ नहीं किया। जो नारियल आपने दिया था वो नारियल तो मुझे दे दिया और उसकी चटनी बनाकर हम दोनों ने इडली डोसा खा लिया। ये सच कह रहा है क्या बेटा? तूने ऐसा किया था? बोलिए ना, चुप क्या है आप? शर्मा जी सही बोल रहे हैं, मैंने तो कोई भी उपाय ठीक से नहीं किया। पर जब उपाय अच्छे से नहीं हुए तो फिर ऋषु के नंबर अच्छे कैसे आ गए? मैं कब से बोलना चाहता हूँ कि मेरे अच्छे नंबर मासी की वजह से आए, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। ये बात सुनकर सभी लोग सपना को देखने लगते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ऋषु, मैंने ही उसे पढ़ाया है और आप लोग ऋषु की प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे थे। जरूरी नहीं कि बच्चा अगर स्कूल में पढ़ाई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और पढ़ाई की नीड है। तो तेरे कहने का मतलब क्या है? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो फिर स्कूल खोले किस लिए है? स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन घर जाकर बच्चों को रिवीजन की भी जरूरत होती है, जो आप में से कोई भी नहीं करवाता था। ऋषु को थोड़ा वक्त देने की जरूरत थी और मासी हर रात मुझे मेरे कमरे में आकर सारी चीज पढ़ाती थी। सिर्फ और सिर्फ मासी की वजह से मैं इतने अच्छे नंबर लेकर आया। बच्चों का स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता पिता का भी कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठे, उन्हें पढ़ाई करवाए, काम समझाए। सही बोल रही है तू बेटा, पता नहीं हम भी क्या बाबा के चक्कर में पड़ गए थे। अगर ऐसे उपाय करने से बच्चे पास होने लग जाते तो फिर किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ता। सच बात कही आपने। चलिए मैं चलता हूँ, अब तो सारी गुत्थी सुलझ गई है। अब सारा सच जानने के बाद सभी लोग ऋषु से माफी मांगते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मुझे बस मेरी बात करने का मौका तो दिया करो। मैं कब से आप लोगों को यही कहना चाहता था, मुझे घर पर पढ़ाई कराओ, मुझे स्कूल में सब समझ में नहीं आता। चिंता मत कर बेटा, अब हम समझ गए।
अब से हम तुझे अपना समय भी देंगे और पढ़ाई में भी मदद करेंगे। बिल्कुल, जितना मुझे आता है ना बेटा मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी, और मैं फिर से तेरे पिता से तेरे लिए कोई उपाय नहीं करवाऊंगी। ये हुई ना बात, एक पढ़े लिखे परिवार वाली बात। चलिए मैं चलती हूँ, बहुत रह लिया यहाँ पर, और उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले वक्त में ऋषु के नंबर अच्छे ही आएंगे। सपना वहां से चली जाती है। अब अनीता और विनोद ऋषु को उसकी पढ़ाई के लिए बराबर का समय देने लगते हैं, और ऋषु के नंबर फिर कभी कम नहीं आते। वो हमेशा ही अपने क्लास में अब टॉप करता है। नेहा की शादी को 1 साल गुजर चुका था और नेहा अपने ससुराल में सभी का बखूबी ख्याल रखती थी। लेकिन नेहा की सास अब तक नेहा से खुश नहीं थी। वो हर काम में नुक्स निकाला करती। और ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तूने अब तक खाना नहीं बनाया, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगर इतना ही लेट करती रहेगी तो घर के मर्द खाना खाकर कब जाएंगे? माफ करना माँ जी, सारा खाना तैयार है, बस उसे सर्व करना है। मैं सोच रही थी एक बार सभी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते तो सभी साथ में बैठकर खाना खा लेते। साथ में बैठकर खा लेते? अब खाना तैयार हो चुका है ना। मुझे तो समझ नहीं आता कि सारा दिन तू करती ही क्या है। आप गुस्सा मत होइए माँ जी, सब तैयार है, मैं अभी ला कर देती हूँ। इतना बोलकर नेहा अब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और थोड़ी ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नेहा की ननद काजल भी अपने कॉलेज चली जाती है। तो वहीं अब नेहा भी सभी के जूठे बर्तन उठाकर किचन में ले जाती है और घर के बाकी काम करने लगती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और नेहा घर का काम कर ही रही होती है कि इतने में सुमित्रा आती है और किचन में अब तक सुबह के बर्तन देखकर वो अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू ये क्या है, अब तक तूने सुबह के बर्तन नहीं धोए? अरे दोपहर के 1 बज चुके हैं, कब बर्तन धोएगी, कब खाना बनाएगी और कब मुझे देगी? अरे मेरी दवाइयों का समय हो रहा है, थोड़ा तो ध्यान रखा कर इन सारी चीजों का। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझे समझा समझा कर। सास की डांट सुनकर नेहा बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप किचन में बर्तन धोने लगती है। अगले 1 घंटे में नेहा फटाफट खाना बनाकर अपनी सास के आगे परोस देती है। बहू, ये खाना तो तूने मुझे तो परोस दिया, लेकिन तू कब खाएगी? अरे खुद का ख्याल भी रख लिया कर। माँ जी, वो थोड़ा सा काम रह गया है, मैं उसे खत्म करके लंच कर लूंगी, तब तक आप कर लीजिए क्योंकि आपको दोपहर की दवाई भी खानी है। इतना बोलकर नेहा अब अपने बाकी के काम को निपटाने लगती है। तो वहीं सुमित्रा भी खाना खाकर दवाइयाँ लेकर आराम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। रात का डिनर नेहा बना रही थी कि तभी सुमित्रा किचन में आती है और अपनी बहू को खाना बनाते देख उससे बोलती है, बहू आज तूने आलू गोभी बनाया है ना? वो क्या है ना, काफी समय हो गया है आलू गोभी खाए हुए, इसलिए सोच रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बनवा लूं। जी माँ जी, मैंने आलू गोभी ही बनाया है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। खाना बनने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, जहाँ नेहा की ननद काजल खाना देखती है। क्या यार भाभी, आपने आज भी आलू गोभी और चावल बना दिए हैं। आपको कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे आलू गोभी के साथ चावल अच्छे नहीं लगते। काजल आज खा लो, मैं कल तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगी। इतना बोलकर काजल खाने की टेबल से उठ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये देख सुमित्रा एक बार फिर अपनी बहू पर गुस्सा उतारते हुए कहती है, बहू सच में तुझे ना घर में किसी का ख्याल रखना नहीं आता। बताओ, हो गई ना मेरी बेटी गुस्सा? अरे खाना बनाने से पहले एक बार उससे पूछ तो लेती कि उसे रोटी खानी है या चावल। माना कि चावल बनाना आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू चावल बनाकर रख दे। सुमित्रा की डांट सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप खाना खाने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ यूं ही सुमित्रा आए दिन अपनी बहू के काम में कोई ना कोई नुक्स निकाला करती। ऐसे ही एक दिन वो देखती है कि बिजली का बिल इस बार कुछ ज्यादा ही आया है, जिसे देखकर सुमित्रा का पारा हाई हो जाता है। हे भगवान, विवेक देख रहा है तू, इस बार बिजली का बिल कितना ज्यादा आया है। ये सब तेरी बीवी की करनी है। अब माँ आ गया है तो क्या करें, भरना तो पड़ेगा ही। अरे अगर वो थोड़ा बिजली के बिल पर ध्यान दे देती तो इतना बिल ना आता। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन नेहा गई कहाँ है? लेकिन बेटा, अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्द ही रोड पर नजर आएंगे। ना तो तेरी बीवी को घर संभालना आता है और ना ही रिश्ते संभालने आते हैं। पता नहीं महारानी बोल कर गई थी कि मार्केट जा रही हूँ, उसे कुछ सामान खरीदना है, लेकिन अब तक घर नहीं आई। अब विवेक नेहा को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वो अपने मायके गई हुई है। जब तक ये बात सुमित्रा को पता चलती तब तक सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो विवेक के साथ नेहा के मायके जाती है। अपनी सास को देख नेहा थोड़ी सी घबरा जाती है। तो वहीं नेहा की माँ अब अपनी समधन और दामाद की खातिरदारी करती है, लेकिन नेहा चुपचाप खड़ी रहती है, जिसे देख सुमित्रा कहती है,
बहू, अगर तुझे तेरे मायके ही आना था तो तूने झूठ क्यों कहा कि तू बाजार जा रही है? सच बताकर आती तो मैं क्या तुझे आने से मना कर देती? अरे समधन जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये मार्केट ही आई थी, पर इसे मार्केट में तो मैं मिल गई और मैं इसे लेकर यहाँ आ गई। ये तो कह रही थी कि उसे घर जाना है। वो सब तो ठीक है समधन जी, लेकिन अपने ससुराल को लेकर भी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। आपकी बेटी ना तो घर में किसी पर ध्यान देती है और ना ही घर के किसी काम पर। इस तरह सुमित्रा नेहा की माँ से नेहा की शिकायतें करने लगती है, जिससे उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है और उसकी माँ नेहा को फटकार लगाती है। अब थोड़ी देर बाद नेहा अपने पति और सास के साथ घर आ जाती है। नेहा, ये क्या तरीका है? तुम अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगी? मैं आए दिन तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्या हो गया है तुम्हें? माफ करना विवेक जी, आगे से ध्यान रखूंगी कि कोई गलती ना हो। इस तरह नेहा अब अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब भी सुमित्रा नेहा के हर काम में टोका करती। नेहा चाहे कितनी ही आदर्शवादी बहू बनने की कोशिश करे, लेकिन सुमित्रा आए दिन उसके काम में कमी निकाल ही देती और आए दिन वो विवेक से जाकर शिकायत लगा देती। ऐसे ही एक दिन विवेक थका हारा ऑफिस से आता है, तभी सुमित्रा उसके कमरे में जाती है और भाई, मैं तो तेरी बीवी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक तो तेरी बीवी काम नहीं करती और अगर करती है तो तुरंत अपने कमरे में घुस जाती है। बताओ, इस कमरे के अलावा उसको कोई नजर आता भी है या नहीं? पूरा दिन घर में अकेले रहती हूँ। ये नहीं कि आकर मुझसे थोड़ी बात कर ले, 2 पल मेरे साथ गुजार ले। नहीं, उसे तो अपना कमरा ही चाहिए या फिर अपने काम में व्यस्त रहेगी। भूल कर भी मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस बारे में नेहा से बात करता हूँ, पर अभी मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। विवेक की बात सुनकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद नेहा अपने हाथों में पानी लेकर आती है तो विवेक उसके ऊपर गुस्सा उतारते हुए कहता है। नेहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कुछ समझी नहीं विवेक, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम माँ के साथ नहीं बैठती, तुम घर पर ध्यान नहीं देती, तुम मेरी बहन पर ध्यान नहीं देती, हर वक्त काम और कमरे में रहती हो। क्यों? माँ आए दिन मुझसे शिकायत करते रहती हैं कि तेरी बीवी कमरे में रहती है, तेरी बीवी कमरे में रहती है, या फिर अपने काम में बिजी रहती है। यार, मेरे पास ऑफिस का भी प्रेशर है, मैं तुम सास बहू की चिकचिक नहीं सुन सकता। अपने पति का गुस्सा देख अब नेहा के सब्र का बांध टूट चुका था, लेकिन वो अपने पति के आगे कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब बस बहुत हुआ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शादी को 1 साल हो चुके हैं और इन 1 साल में माँ जी ने कभी ना तो मेरी साइड ली और ना ही कभी मेरी तारीफ की। हमेशा मेरे काम में गलतियां निकाला, यहाँ तक कि मेरे पति से मेरी शिकायत की। मेरे मायके तक बात पहुंच गई, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब समय आ गया है इनको एहसास करवाने की कि जैसी बहू इनको चाहिए वो कितनी तेज है। नेहा बालकनी में घूमती हुई खुद से बातें कर रही थी, तभी घर के बाहर खड़ी सुमित्रा नेहा को आवाज लगाती है। अरे बहू, बालकनी पर क्या कर रही है? रात हो चुकी है, रात का खाना कब तैयार करेगी? मेरे बच्चे आते ही होंगे और तू तो जानती है ना, जब उन्हें खाना टाइम से नहीं मिलता तो उनको कितना गुस्सा आता है। जी माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस समय घर के बाहर क्यों इस तरह मंडरा रही हैं? मेरा मतलब है रात को बाहर टहलना सही नहीं। चलिए घर में आइए आप। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा हैरान थी। अब थोड़ी देर बाद सुमित्रा जब घर में आती है तो वो अपनी बहू से सवाल करती है। बहू, एक बात बता, आज से पहले तो तूने इतनी तेज आवाज में कभी बात नहीं की। आज क्या हो गया था? माँ जी, समय रहते कुछ चीजें समझ में आ जाए तो बेटर होता है, इसलिए अब आप इस घर को मेरे हवाले छोड़ सकती हैं, क्योंकि अब मैं अपने घर पर और घर वालों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर नेहा ठुमकती हुई किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनाते वक्त उसकी नजर घड़ी पर जाती है, जहां वो देखती है कि रात के 9 बज गए हैं। इस समय विवेक अपने ऑफिस से आता है और अपने बैग को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर पसर जाता है। अब कुछ देर में जब नेहा अपने हाथ में पानी का ग्लास लिए आती है तो देखती है कि विवेक के पैर में जूते हैं और वो सोफे पर है। ये देखकर नेहा गुस्से में बौखलाती हुई विवेक से कहती है। विवेक जी, आपको जरा भी तमीज नहीं है कि घर आने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं विवेक जी। अरे, ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले इंसान को अपने जूते खोलकर अपना बैग सही जगह पर रखना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धोकर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन आप हैं कि जूते में ही टेबल पर पैर पसारे लेट गए। ये बहुत गलत बात है। उठिए और जाइए। सबसे पहले अपना बैग उसकी जगह पर रखिए और हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर नीचे हम लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। यार नेहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज ये ड्रामा मत करो। एक्सक्यूज मी विवेक जी, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। माना ऑफिस में बहुत काम होते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन अपने घर में निकालें। नेहा की बात सुनकर विवेक को थोड़ा अजीब लगता है और वो बिना ही कुछ बोले वैसा ही करता है जैसा नेहा बोलती है। कुछ ही देर में अब सभी लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ नेहा अपनी ननद को ना देख अपनी सास से बोलती है, ये ननद जी क्यों नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई? माँ जी, आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कहाँ है? अरे होगी कहाँ, अपने दोस्तों के साथ खाने पर चली गई होगी कहीं, आती ही होगी। ऐसे कैसे आती ही होंगी? रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन काजल अब तक घर नहीं आई। जमाना ठीक नहीं है और इस तरह जवान लड़की का बाहर 10-11 बजे रात को घूमना सही नहीं। विवेक जी, अभी काजल को फोन लगाइए और पूछिए वो कहाँ रह गई है। नेहा की बात सुनकर विवेक अब काजल को कॉल करता है, पर काजल फोन नहीं उठाती। ये सब कुछ माँ जी की वजह से हो रहा है। अगर माँ जी ने शुरू से ननद जी के ऊपर थोड़ी लगाम कसी होती ना, तो आज वो इतने रात गए बाहर ना होती। आने दो आज ननद जी को, उनकी खबर तो मैं लेती हूँ। नेहा का इस तरह बदलता हुआ बर्ताव देख करके घर के सभी लोग बड़े ही हैरान थे। अब थोड़ी देर बाद काजल घर आती है तो नेहा काजल पर बरसते हुए कहती है, काजल, तुम्हें समय का अंदाजा भी है? टाइम देखो कितना हो रहा है, रात के 10 बज गए हैं और तुम अब आ रही हो। हाँ आई नो भाभी कि मैं रात के 10 बजे घर आ रही हूँ, पर आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतना भड़क रही हैं? वैसे भी आज तक माँ ने या भैया ने मुझे लेट आने के लिए कभी कुछ नहीं कहा, तो आप मुझे इस तरह क्यों डांट रही हैं? वो इसलिए काजल, क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम इस घर की इज्जत और इस इज्जत को कैसे संभाल कर रखना है ये मुझे बखूबी आता है। इसलिए कल से तुम रात के 8 बजे तक घर में होनी चाहिए और अगर लेट हुई तो इन्फॉर्म करोगी, वो भी विद प्रूफ। अब आ जाओ, खाना खा लो। सॉरी भाभी, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। मैं दोस्तों के साथ खाना खा कर आई हूँ। मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। आज तो खाना खा लिया तुमने, लेकिन कल से तुम्हारा बाहर का खाना बंद। इवन तुम्हारा ही नहीं बल्कि इस घर में सभी का बाहर का खाना बंद। जो घर में बनेगा वही खाएंगे। इस तरह अब सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। सभी खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और नेहा भी रात के बर्तन को धोकर वो सभी के कमरों में दूध का गिलास पहुंचाने जाती है, जहां वो अपनी सास को अपनी बहन से बात करते हुए देखती है। माँ जी, रात के 11 बज रहे हैं। आपको इतनी रात गए फोन पर बात करने के बजाय अपनी दवाई लेकर आराम करना चाहिए। इतना बोलकर नेहा दूध का गिलास रखकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ननद भी फोन चला रही है। ये देख नेहा काजल के हाथ से फोन छीन लेती है और, फोन चलाने का भी एक टाइम है, 11:30 बज रहे हैं। सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है, चलो सो जाओ और हाँ, सोने से पहले ये दूध पी लेना। अब नेहा आखिरी दूध का ग्लास लिए अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने पति को लैपटॉप पर काम करता देख उसका लैपटॉप बंद कर देती है। ऑफिस का काम ऑफिस में ही अच्छा लगता है जी। 11:30 बज रहे हैं रात के, चुपचाप ये दूध पीकर सो जाइए। नेहा, तुम्हें हो क्या गया है? तुमको ज्यादा ही बदली बदली लग रही हो। विवेक जी, मुझे अब अपनी जिम्मेदारी पता चल चुकी है। इस घर की जिम्मेदारी मेरी है और मैंने अपने घर वालों पर अगर नजर नहीं रखी और उनका ख्याल नहीं रखा तो कौन रखेगा? इतना बोलकर नेहा अब चद्दर ओढ़ के सो जाती है। अब हर दिन ऐसे ही गुजरता रहता है। नेहा आए दिन लोगों को टोकने लगी थी, उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुबह काजल बिना खाए कॉलेज जा रही थी, तभी नेहा उसे रोकती है। काजल, इस तरह भूखे पेट नहीं जा सकती, ब्रेकफास्ट तैयार है, चलो बैठो। लेकिन भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। काजल की बात सुनकर नेहा ब्रेकफास्ट टिफिन में पैक करके काजल को दे देती है और काजल अपना टिफिन लिए कॉलेज चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को नेहा अपनी सास के साथ बाजार जाती है। वहाँ वो अपनी सास को महंगी सब्जियां लेते देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप 30 रुपए किलो गोभी ले रही हैं? नहीं नहीं, हम इतनी महंगी सब्जी नहीं लेंगे भैया। एक काम कीजिए, आप ये तोरी पैक कर दीजिए, वो भी 1 किलो। इस तरह नेहा हरी सब्जियों में करेले, तोरी, टिंडे और भी बहुत कुछ लेकर घर आ जाती है। अब शाम को जब विवेक आता है, तो काजल और सुमित्रा दोनों ही विवेक के पास जाकर नेहा की शिकायत करते हुए कहती हैं, अरे बेटा, ये बहू है या आफत की पुड़िया। पहले तो इतनी सीधी थी कि कोई भी इसे बेवकूफ बनाकर चले जाए, लेकिन अब तो ये सींग मारना सीख गई है। हाँ भैया, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। भाभी तो अब इतनी टेढ़ी हो चुकी हैं और इतने सवाल करती हैं कि जवाब देने वाला भी एक पल को डर जाए कि वो सही है या गलत। तुम दोनों मुझे क्या कह रही हो? अरे तुम लोगों को ही चाहिए थी ना तेज तरार बहू। तुम लोग ही कहते थे ना अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती बहू। अब जब बाहर निकलकर वो आप लोगों से सवाल कर रही है तो तुम लोग मुझे ये ज्ञान देने आए हो कि मैं उसे अपने कमरे में रखूं? वाह, आप लोगों की वजह से मैं खुद पिस चुका हूँ। लेकिन बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तू अपनी बहू को अपने कमरे में ही रख। हमें हमारी जिंदगी जीनी है। इस तरह तीनों आपस में बात कर रहे थे, पर वो इस बात से अनजान थे कि उनकी सारी बातें नेहा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही है।
अब उन तीनों के बीच में नेहा बोलती है, क्यों माँ जी, पहले मैं सीधी थी तो आपको पसंद नहीं आई और हमेशा आप मुझे ताना देती आई, मेरे पति से शिकायत करती रही, यहाँ तक कि आपने मेरे मायके तक बात पहुंचा दी कि मुझे घर संभालना नहीं आता, मैं कुछ नहीं करती। अब जब हर चीज मैंने अपने हाथ में ले ली तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। पहले सब कुछ करने के बाद भी आप लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं करती, फिर अब आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? नेहा की बात सुनकर सुमित्रा और बाकी सब लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नेहा से माफी मांगते हैं। तू सही कह रही है बहू, तू घर में पहले इतना काम करती थी, लेकिन फिर भी मैं तुझे हमेशा यही कहती कि तू करती क्या है। हाँ भाभी, माफ कर दो। सबको इस तरह माफी मांगता देख नेहा अब सबको माफ कर देती है और इस तरह एक बार फिर वो पहले की तरह हो जाती है और अब पुरानी नेहा सबको पसंद भी आने लगती है।